प्यारे दोस्तों, आपके सामने ही ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी, जैसी आपकी कॉपी 22 फरवरी को आपको देखने को मिलेगी। और हमारे पास है ये 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन इस कॉपी पर, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे चैनलों पर आप देखते होंगे, ठीक है ना, कॉपी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इस बार कॉपी का पैटर्न चेंज हो गया, ऐसी कॉपी आएगी, वैसी कॉपी आएगी, दुनिया भर की चीज़ें बताई जा रही हैं। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने अंदर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बनाना, क्योंकि देखिए एक जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, अलग ही लेवल का टेंशन होता है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस आराम से आपको सारी चीज़ें जो है धैर्य के साथ करनी है। रही बात कॉपी की, तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए वैसी ही कॉपी आती है, बस थोड़ा सा चेंजेस रहता है। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पर बस ऐसी ही कॉपी आएगी जैसा आपको देखने को मिल रहा है। आपको कोई भी चैनल पर दिखाया जाता है, कहीं पर QR कोड लगा के, कहीं पर कुछ ऐसा चेंज आएगा, ये वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस कॉपी हर साल की तरह ऐसी ही होने वाली है। इसमें आप देखें तो परीक्षार्थी कह रहा है स्वयं भरे, पहले आपको क्या क्या भरना है यहाँ पर, निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक। तो जो आपकी ये नंबरिंग दी गई है, इन नंबरिंग को आपको 1 से 6 तक को आपको भरना है, बाकी आपको कॉपी में कुछ भी नहीं भरना होता, ठीक है। बस रही बात रोल नंबर की, तो आप हर एक पृष्ठ पर, मेन पृष्ठ पर ऊपर साइड या नीचे की साइड पर आप रोल नंबर जरूर डाल दीजिएगा। इससे आपका एक भी पृष्ठ जो पेज है कहीं पर इधर उधर जो है मिस नहीं होते हैं, मतलब कि कहीं पर खोएंगे नहीं। अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है, काफ़ी सारी कॉपियाँ रहती है, तो ले जाने में थोड़ा सा इधर उधर अगर हो गया तो वो मिस्टेक नहीं होती। वैसे होता नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से सिक्योरिटी से ले जाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं, अनुक्रमांक हो गया, जैसे आप इसको भरेंगे, फिर इसको अंकों के भरने के बाद यहाँ पर शब्दों में हो गया, फिर आपको विषय डालना है, जैसे आपका यह जो विषय हो जाएगा सामान्य हिंदी, मान लीजिए हो गया हिंदी है, तो आप ये डालेंगे। इसके बाद प्रश्न पत्र संख्या, एंड यहाँ पर आपको डालना, यहाँ पर फर्स्ट ही डाल देंगे, है ना, क्योंकि एक ही तो है आपके पास पेपर। फिर आप यहाँ पर दिनांक जो भी है गुरुवार, जैसे 22 फरवरी, तो यहाँ पर तिथि डाल देंगे। केंद्र का नाम आपको डालना है जो आपका सेंटर है, ठीक है ना, जहां पर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने स्कूल कॉलेज का नाम डाल के आए, जहां पर आप पढ़ते हैं वहां का नहीं डालना, आपको सेंटर का नाम डालना है। फिर ये कह रहा है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक नंबर 6, ये बॉक्स में आप जैसे ये कोण दिया गया ना 316 AB, इस कोण को जरूर भर देना है, वरना कॉपी चेक नहीं होगी। ये आपको सख्ती बरतनी है इसमें, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये 316 AB हो गया, 302 ZN, कुछ भी दिया रहेगा आपके पेपर में, तो वैसे ही आपको ये कोण को उठाकर इस बॉक्स में भर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जेल पेन का यूज मत करिएगा, है ना, आप लोग बॉल पॉइंट पेन का यूज करिएगा। जैसे क्योंकि ऐसे जो जेल पेन होते हैं ना, आप काफ़ी सारे कमेंट कर रहे हैं कि भैया हम लोग कौन से पेन से लिखें, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप यहाँ पर जो है बॉल पॉइंट पेन इस प्रकार का, जैसे ब्लैक पेन है, ऐसे पेन का यूज करिएगा। अब आपको कोई डाउट तो नहीं है, बार बार आपको कमेंट नहीं करना, क्योंकि ये पेन जो होते हैं, ये आप जब लिखते हैं तो ये इधर उधर जो है फिसलते नहीं है, मतलब कि इस पेज से दूसरे पेज पर नहीं दिखाई देता। जेल पेन क्या होता है, उसकी जो रिफिल होती है वो क्या होता है, मतलब इधर उधर फैल भी जाती है, और आर पर अगर दिखाई देने लगा तो फिर कॉपी बिगड़ जाएगी। तो ऐसे करके आपको ऐसे ही पेन से लिखना, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते, बस इतना ही भरना है। आपसे कोई प्रेशर बना रहा है कि ये करो वो करो, दुनिया की कॉपी आएगी, ये वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बस आपको टेंशन नहीं लेना, बस रिलैक्स फील करते हुए आपको पेपर को सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर अपने पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। तो हम लोग देखिए शुरुआत करेंगे यहाँ से खंड का से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य के देखने को मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन आपको हिंदी पद्य साहित्य से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव को हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहला आपके सामने है खंड का। इसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य आपका डॉक्टर संपूर्णानंद का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन सही कर दीजिएगा। तो लिखेंगे कैसे, देखिए कॉपी लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि आप कैसे कॉपी में शुरुआत करते हैं, कैसे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो आप इधर साइड देखिए लाइन खींचेंगे। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भैया दोनों साइड लाइन खींचो, इधर भी खींचो और इधर भी आपको लाइन खींचना। देखिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप जब लिखते लिखते जाएंगे इधर की तरफ, तो इधर कम से कम, जैसे यहाँ से कॉपी आपकी समाप्त होती है, तो इतने तक आपको लिखना, इससे बाहर नहीं लिखना, ठीक है ना।
क्योंकि मैंने बताया ना कि जब कॉपियों को ले जाया जाता है तो फिर काफ़ी सारे, जैसे मान लीजिए कभी कभार समस्या हो गई, कहीं पर कॉपियाँ दब गई, तो फिर अगर किनारा खराब हो गया तो फिर वहाँ पर समस्या आ जाती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इधर साइड जगह छोड़ देनी है, बाकी लाइन मत कीजिएगा, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 और यहाँ पर का आप लोग सेकंड डालेंगे, संपूर्णानंद, ठीक है ना, ये विकल्प सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है खा नंबर, लल्लू लाल की रचना है, तो यहाँ पर प्रेम सागर है, तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन सही कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ग नंबर है, पर्दा कहानी के लेखक, तो यहाँ पर यशपाल हो जाएंगे, है ना, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसमें। अंगा नंबर है, बाण भट्टी की आत्मकथा के लेखक, तो यहाँ पर आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके देखिए आपके सारे आंसर मैंने बता दिया, आप इस प्रकार से लिख देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का नंबर का आपका यहाँ पर सेकंड सीरियल से है, तो अब हमें यहाँ पर बार बार प्रश्नोत्तर 1 डालने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा सीरियल बिगड़ जाता तो फिर हम लोग डालते प्रश्नोत्तर संख्या 1 का हमारा ये, फिर इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा हमारा ये। जब हमने सीरियल से लिखा एक ही जगह पर है तो फिर इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होगी, एग्जामिनर इतना समझते हैं, है ना। तो बस का खा करके अंगा तक आपको जो भी नंबर का जिसका सही है वैसे कर देना है। अब आइए देखते हैं, इधर आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है प्रश्न संख्या 2। प्रश्नोत्तर संख्या 2 में यहाँ पर देखिए, कामायनी किस युग की रचना है, तो भैया कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की कृति है, महाकाव्य है, और ये छायावादी युग के कवि हैं। तो बस यहाँ पर आप कर देंगे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, ठीक है, इसको लगा दीजिएगा। तो इसके बाद देखिए खा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, प्रगतिवादी युग, ठीक है ना, तो यहाँ पर अग्रदास होंगे, कौन हो जाएंगे बाबू, अग्रदास, कर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर फर्स्ट। इसके बाद देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक, अब इसमें ये क्वेश्चन नहीं कहा आपसे कि प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक या तृतीय, आपसे से पूछ रहा है कि आपको बताना है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, 1943 ईस्वी, है ना, यहाँ पर जो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है इसको सही कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, प्रिय प्रवास साकेत कामायनी जो भी हैं। तो यहाँ पर बात करें तो कामायनी आपका राइट आंसर हो, क्योंकि अभी जस्ट आपको मैंने देखा कि कामायनी किस युग की रचना, तो छायावादी हमने लगाया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन कितना इजी आ गया, है ना, और आप समझ सकते हैं क्वेश्चन बहुत इजी आने वाले हैं, बस टेंशन आपको नहीं लेना। तो बस इसमें कामायनी लगा देंगे। आष्ट साहब के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से, तो आपको बता देता हूँ कृष्ण भक्ति शाखा से। तो चलिए इसके आप लोग विकल्प देख लीजिए यहाँ पर कैसे लगाना है। प्रश्नोत्तर संख्या 2, फर्स्ट का आपका यहाँ पर छायावादी युग, दूसरा आपका यहाँ पर अग्रदास, तीसरे का आपका यहाँ पर 1943 तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष। द्विवेदी युग की रचना नहीं तो कामायनी, और कृष्ण भक्ति शाखा संबंधित यहाँ पर है कौन, तो आष्ट साहब के सारे कवि, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आपका अगला पेज हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए इधर देखिए, यहाँ पर इसका देखिए मैंने लगाया ना, चौथा विकल्प आपका अंक का सही है, तो यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद गद्यांश पद्यांश पे देखिए यहाँ पर कौन कौन से आए हैं, इनको चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, 10-10 नंबर का ये टॉपिक है, और इसमें आपको मैं बता दूं कि अगर आपसे नहीं बन रहा, ठीक है ना, आप पहचान पाएं या ना पहचान पाएं ये चीज मैटर नहीं करता, आप बिना पहचाने भी बोर्ड एग्जाम में इसमें कम से कम 10 नंबर में से प्यारे बच्चों, अगर आप इसको पहचान भी नहीं पाएंगे तो 7 नंबर या 8 नंबर आप आराम से ले आएंगे। इतना नंबर आप आराम से इस गद्यांश पद्यांश में ले आएंगे। कैसे लाएंगे, चलिए बिना पहचाने, क्योंकि पहचान की अगर बात करें तो 2 नंबर का संदर्भ ही तो आता है। तो जब पहचान जाएंगे तो 2 नंबर ये भी मिल जाएंगे, तो 10 में 10 हो जाएंगे। और अगर नहीं पहचान पाएंगे तो फिर उन क्वेश्चन को तो आप दे सकते हैं इनका आंसर। जैसे यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं ने पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। तो ये आप देख सकते हैं, आप पहचान तो गए होंगे, है ना, क्योंकि ये इसमें धरती माता ऐसे शब्द आए हैं, है ना। तो ये आपका कहाँ से है, आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है, ठीक है। और वो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए खाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं हिंदी का पेपर अगर आपको देना है तो पहले चैप्टर को जरूर पढ़ के जाना। मतलब जिस प्रकार से जीवित रहने के लिए सांस इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वैसे ही आपके लिए हिंदी के पेपर में आपको 95+ स्कोर करने के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट मैं क्या ही कहूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दिए गए गद्यांश का पाठ का नाम या शीर्षक का नाम और इसके लेखक का नाम बताइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, ठीक है ना। तो आप पहले शुरू में डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 ऐसे करके, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट शब्दों में लिखना है आपको। और इसके बाद कॉपी में कम से कम शुरू के 3 पेज, आपको 4 पेज बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है ना। मतलब अच्छी तरीके से तो पूरी कॉपी लिखनी है, लेकिन फिर भी प्रयास करिएगा कि 3 से 4 पेज बहुत ही शुद्ध तरीके से दिखाई दें, अच्छे हैंड राइटिंग के साथ, है ना। और इसमें चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 का देखते हैं। पहला, तो इसमें आप लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में देखिए क्या क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन संदर्भ कह रहा है, संदर्भ है या पाठ का नाम है या शीर्षक का नाम, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, यही तरीका होता है। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप। ये देखिए काले पेन से हमने लिखा इस चीज को, ऐसे काले पेन से लिखना है। नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल हैं। बस इतना कर देना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर धरती माता की जो कोख में है बहुत सारी अमूल्य निधियाँ, मूल्यवान खजाने भी मतलब मिलते हैं, भरे हैं, इसीलिए यह वसुंधरा कहलाती है। तो आप आंसर लिखेंगे कि धरती माँ वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि वह अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करती है, ठीक है। आप देखेंगे धरती में से काफ़ी सारे, चाहे वो हीरा हो, चांदी हो, सोने हो, मतलब जितने भी प्रकार के धातुएं हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है धरती से ही निकलती हैं, ठीक है ना, आप जानते हैं। तो ये सब इसलिए कहा जाता है वसुंधरा। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है, कहाँ से कहाँ तक धरती माता कोख से लेकर आपको यहाँ पर परिचित ना होना चाहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको लिखना है तीसरे नंबर पर, ऐसे ही हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आप लोग आप कमेंट मत करिएगा कि भैया जेल पेन से लिखें, क्योंकि जेल पेन से अगर लिखेंगे तो यार वो क्या होता है ना, इधर उधर फैलने लगता है। अब अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो जेल पेन जो है, मान लीजिए तुरंत अगर आप दूसरा पेज पलटे और वो दूसरे पेज में छप गया तो फिर कॉपी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। वहाँ पर तो कोई चांस नहीं कि आप व्हाइटनर लगा के आप उसको सही कर दें। कॉपी जमा हो गई, चली गई, आपकी कॉपी की ही जो लिखावट है वो खराब होती है। तो जेल पेन मत यूज करिएगा, मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या, धरती माँ के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है, अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने ऊपर धारण करती है और इस तथ्य के कारण इसे वसुंधरा कहा जाता है, ठीक है ना। और इससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा, बस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो इसमें आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा कि पृथ्वी को पीस पीस कर, है ना, अनेक धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। तो यहाँ पर आंसर है इसका। तो आपको देखिए इसको लिखना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। तो डालेंगे हम लोग 4 नंबर, है ना। अब हम सीरियल से कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है कि बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। तो लिखेंगे दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर, जो नदियां बहती हैं आप जानते हैं, वो जो है पहाड़ों को पीस पीस कर अनेक प्रकार के जो है आकार बनाती हैं, ठीक है ना। आप देखते होंगे अनेक प्रकार के आकार बनते हैं, पानी में इतनी क्षमता होती है कि वो काट काट कर मतलब बहुत सारे आकार बना देता है। तो उनसे क्या होता है, पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है और बहाकर मिट्टियाँ भी लाती है। बहुत सारी आप देखते होंगे नदियों किनारे मतलब काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। अब वो हर प्रकार की मिश्रित होती है, मतलब कि अगर मान लीजिए यूपी से आपकी गंगा निकलती है, ठीक है ना, मतलब निकलती नहीं गुजरती है। अब जहाँ जहाँ से होकर जाएगी वहाँ पर जो भी आसपास की मिट्टी होगी बारिश के टाइम पर, तो हर प्रकार की मिट्टी मिश्रित होकर वो निकलती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से वो एक उपजाऊ मिट्टी बन जाती है, क्योंकि उसमें सारी की सारी प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे देंगे। आप देखिए नंबर 5, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी में आंसर दिया गया यहाँ पर, जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए। अब चलिए ये सॉल्व हो गया। अथवा में दिया गया अशोक का फूल, तो ये अशोक का फूल आपका जो चैप्टर है वहीं से लिया गया है, इसको आप कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अब हम लोग इधर देखते हैं पद्यांश में अगर देखें तो यहाँ पर बताया गया प्रश्नोत्तर संख्या 4 में दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है ना। ये कितना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है,
पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। अब आप अनुताप समझ गए ना, कई अनुताप चैप्टर से है मैथिली चंद्रगुप्त जी का, है ना। तो संदर्भ आप इसका देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 और फर्स्ट में संदर्भ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश मैथिली चंद्रगुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कई अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। ऐसे करना है। और ये जो मैंने लेखक नाम है ना, कवि लेखक जो भी हैं, ये तो कवि हैं खैर, तो यहाँ पर तो शीर्षक का नाम, इन चीज़ों को ब्लैक पेन से कर सकते हैं, नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं पटरी से। ये एक हाईलाइटेड पॉइंट होता है और इस प्रकार से लिखने पर बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ करना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपके सामने है दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? इसका मतलब क्या समझिए। दुर्बलता मतलब कमजोरी होती है, ठीक है ना। का चिन्ह विशेष शपथ है मतलब अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो अगर वो अपने आप को प्रूफ करना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है, तो क्या उसका चिन्ह होगा? विशेष शपथ है। मतलब कि कसम खाना ही अगर एक मतलब सत्य है कि जो कमजोर व्यक्ति है अगर वो कसम खा ले तभी उसकी बात मानी जाएगी। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? तो कई कह रही हैं कि मेरे लिए इससे ज़्यादा कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता कसम खाने के अलावा, ठीक है। तो चलिए व्याख्या में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग डालेंगे सेकंड नंबर और रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर आपको लिखना है कि राम और भरत के परिसंवाद को सुनकर, दोनों के जो बीच बातचीत होती है ना, उनको सुनकर क्या करते हैं यहाँ पर कई अपनी भूल को स्वीकार करते हुए स्पष्ट करती हैं कि यदि किसी कमजोर व्यक्ति के लिए अबला जन मतलब जो आपका यहाँ पर दुर्बल बोला गया ना, दुर्बलता, तो जो कमजोर व्यक्ति है अगर उसको कसम खाना ही प्रमाण है उसके लिए, तो मुझे अबला के पास कसम खाकर प्रमाणित करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। समझ रहे हैं? इतना इसकी व्याख्या आपको कर देनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्ड नंबर, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। ये आपके सामने एक लाइन है, इसमें आपको बताना है पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लीजिएगा। चलिए करते हैं हम लोग। तो देखिए जो ये पंक्तियां हैं इसमें थोड़ा समझिएगा। अब ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरा आ गया अलंकार पूछ लिया आपसे, तो इसमें कहा गया है कि करके पहाड़ सा पाप, पहाड़ से पाप की तुलना करी गई। पाप मतलब समझते हैं ना, तो एक पाप की लिमिट होती है। मतलब कि अगर आप थोड़ा करेंगे तो वो थोड़ा कम कहलाएगा, अगर ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है पहाड़ सा, मतलब तुलना कर दी गई, कंपेयर कर दिया गया। और जहाँ पर कंपेयर किया जाता है, उपमा दी जाती है किसी चीज़ से, वो आपका उपमा अलंकार होता है। तो बस इसमें आप लोग लगा देंगे उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्यांश का भाव स्पष्ट करिए। इस पद्यांश में कैसा भाव स्पष्ट हो रहा है? तो यहाँ पर कई अनुताप कर रही हैं, अपने आप को कोस रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं। तो आप इसका लिखेंगे आंसर कि प्रस्तुत पंक्तियों में शांत रस है, ठीक है ना। और इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, भाषा की विशेषताएं बताओ। भाषा की क्या विशेषता है इसमें? तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में राम और कैकेयी के बीच संवाद हो रहा है, अतः दी गई पंक्तियों में भाषा शुद्ध एवं अपमार्जित है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया देखिए, तो इसमें बताया गया लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, इसको मैंने सॉल्व कराया है आपको। होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की अव कमल मुख की मलानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्यम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। देखिए बहुत ही आसान है ये। यहाँ पर आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो पवन दूती का चैप्टर है उसी से लिया गया है। अब इसमें बताया गया क्या गया है, तो राधिका जी पवन से कहती हैं कि लज्जाशील महिला यानी कि जो एक स्त्री है, अगर तुझे वो दिखाई दे रास्ते में तो क्या करना, होने देना ना विकृत बसना, उसके वस्त्रों को तो मत उड़ाना, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको समझ लीजिएगा। बाकी इसके क्वेश्चनों को आप
आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहचान तो आपको बता दी है। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके और 5 को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति, मतलब अगर वो थोड़ी सी भी श्रमिक मतलब थकी हुई हो, उसकी तो श्रांति मिटाना, मतलब कि उसको क्या करना है, कमल मुख की मलानताएं मिटाना, उसको थोड़ी सी मतलब ठंडाहट जो हवा होती है ना, अगर गर्मी लग रही है तो अगर थोड़ी सी हवा चल जाए, गर्मी के मौसम देखते होंगे तो बहुत आराम मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया। और कह रहा है यहाँ पर फिर अगली लाइन में, कोई क्लांता कृषक ललना, मतलब कि कोई परिश्रमी कृषक, अगर किसान कहीं पर तुझे खेत में दिख जाए तो जाता कोई जलद, यदि कोई बादल जो है जलद बादल व्योम यानी आकाश में पानी लेकर जा रहा हो, तो धीरे धीरे पल्स उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे तो उस बादल से बारिश करवा देना और उसकी क्लांतियों मतलब कि जो उसकी समस्याएं हैं उनको मिटा देना। तो इसको समझ लीजिएगा, व्याख्या आपके लिए आसान हो जाएगी। बाकी के तीनों क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पद्यांश संदर्भ कैसे लिखना वो मैंने बता दिया कि चैप्टर आप पहचान गए तो पूरा इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करें जीवन परिचय। देखिए कौन कौन से जीवन परिचय आए हैं यहाँ पर आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल 2 जीवन परिचय बिल्कुल पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा लेखक में। बात करें कवियों में आपको यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको इस बार मैथिली शरण गुप्त का, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद का तैयार करना है। ये आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, यहाँ से 5 नंबर आपका ये क्लियर। पंचलाइट बहादुर कहानी, देखिए पंचलाइट और बहादुर कहानी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको पंचलाइट है, ठीक है ना। पंचलाइट कहानी का सारांश आपको कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा करके चलिए बता देता हूँ, ठीक है ना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको करा रहा हूँ कैसे लिखना है, क्योंकि 80 शब्दों में लिखना होता है। अब काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको भरते चले जाते हैं। तो भैया 80 शब्दों में आपको कितना लिखना है यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना। देखिए आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालेंगे और इसमें लिखेंगे आप लोग पंचलाइट कहानी। कैसे लिखना है शॉर्ट में देखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग पंचलाइट हेडिंग में और डालेंगे आप लोग कि गांव के महतो टोली द्वारा, ठीक है ना, जो गांव में एक टोली थी ग्रामीण एरिया में जिसका नाम था महतो टोली, रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स जिसे वो पंचलाइट कहकर पुकारते थे खरीदी, ठीक है ना उन्होंने। उसके बाद उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोजन किया गया। संध्या समय कीर्तन मंडली का आयोजन हुआ, है ना। टोली के सभी लोग इकट्ठे हुए ऐन मौके पर। जब सभी लोग इकट्ठे हो गए टोली के, तो अब उन्होंने सोचा कि चलिए इसको जलाते हैं, फिर कीर्तन भजन सब मतलब खुशियां मनाते हैं। लेकिन ऐन मौके पर यह मालूम हुआ कि महतो टोली में पंचलाइट जलाना कोई नहीं जानता। ये उन्हें पता चला तुरंत, ठीक है ना। अब देखिए गांव के दूसरी टोली वाले जो मतलब उनसे क्या कहें तो उनकी जो स्पर्धा चल रही थी, होता है ना आसपास में होता है, तो उनकी मतलब कंपटीशन अलग ही लेवल का चलता है। पहले होता था, आज भी होता है, आज तो और ज़्यादा हो रहा है। तो गांव के जो दूसरी टोली के लोग थे, है ना, कह सकते हैं दूसरी जाति के लोग, तो वो उनसे कंपटीशन में थे, है ना। तो उनको ताना मारते कि अगर वो उनसे मतलब मजाक उड़ाते, कह सकते हैं ताना मारना। तो ताना मारते इसलिए उनसे मदद नहीं ली उन्होंने। गाँव की एक लड़की जिसका नाम मुनरी था, प्रेमी गोधन, जो कि सिनेमा के गीत गाने के अपराध में उसको जाति बहिष्कृत कर दिया गया था, मतलब उसको समाज से निकाल दिया गया था, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपको लिखना है यहाँ पर कि उसको मतलब पता था कि जो गोधन है वो पंचलाइट जलाना जानता है। तो इसके बाद गोधन को बुलाया गया, गोधन पंचलाइट जला देता है और उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है और उसे आदर की दृष्टि से यानी सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगता है और उसको समाज में रख लिया जाता है। तो ऐसे आप लोग इस कहानी को लिख सकते हैं। बाकी इसका उद्देश्य आपको बताना, क्योंकि कहता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य भी बताइए। तो उद्देश्य में देखिए लिखेंगे आप लोग कि कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्तता आदि का चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। और बात करें कहानीकार ने ग्रामांचल यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। तो कहानीकार ने ग्रामांचल यानी ग्रामीण एरिया के खोखले, अंधविश्वासी और रूढ़ियों की बखिया उधेड़ कर पाठकों के समक्ष रख दिया है। तो इतना आपको लिखना है इसमें। देखिए पंचलाइट कहानी का सारांश मैंने देखा आपको 1.5 पेज में पूरा समाप्त करके बता दिया, है ना। अब इसके बाद खंड का बात है। खंड का 5 नंबर का आपको पता है, आपके जिले में जो भी आएगा आपको उसी करना है। श्रवण कुमार हो गया, आलोक भरत हो गया, रश्मिरथी हो गया, है ना। ये सारे के सारे खंड का है। तो आपके जिले के अनुसार जो भी आपके जिले में आता है उसी को करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपका इसका नंबर फिक्स होता है जिस प्रकार से पंचलाइट कहानी का भी फिक्स होता है।
तो ये सारे खंड काव्य इनको आप कर सकते हैं आपके जिले में आए जो भी। अब यहाँ पर बात करें संस्कृत की, संस्कृत में आपको देखना है यहाँ पर ये कितना आएगा, तो पूरा का पूरा आपका ये जो टॉपिक है ये पूछा जाता है 14 नंबर, ठीक है ना। संस्कृत का श्लोक और यहाँ पर जो आपका गद्यांश है ये 14 नंबर का आएगा। देखिए यहाँ पर 7 नंबर का ये टॉपिक है, इसमें 2 दिए गए हैं, ठीक है ना। कह रहा है किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद 2 दिया है, यहाँ पर अथवा लगा आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार आसीत परामर्श सर्वोच्च गुणम जनसेवाय आसीत। तो इसको पढ़िए आप लोग और हम चलिए इसका करते हैं संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कैसे करना है। तो देखिए आप यहाँ पर पहले डालेंगे क्या कॉपी पर खंड खा का है ना ये आपका, तो इसमें डालना है आपको खंड खा यहाँ पर, ठीक है ना। और प्रश्नोत्तर संख्या 8 में फिर आप लोग का यहाँ पर कर रहे हैं कौन सा संकेत बताना है। जैसे हम पहला कर रहे हैं महामना विद्वान वाला है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे महामना विद्वान और लास्ट की आप लोग 1-2 अक्षर लिख देंगे शब्दों को, जिससे कि क्लियर हो जाए कि आपने कौन सा किया, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं। आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित, इतना आपको कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद हिंदी अनुवाद की बात करते हैं। यहाँ पर है महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता। जो महामना मालवीय थे वो धार्मिक नेता थे, पटु मतलब चतुर पत्रकार भी थे। उनका परम देखिए यहाँ पर क्या ना परमस् सर्वोच्च गुणम जन्म सेवा आसित, उनका जो परम गुण था कहें सबसे अच्छा गुण था वो लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जानान दुखितान, वो जहाँ पर भी दुखी लोगों को देखते थे या पीड़ित लोगों को देखते थे तत्र मतलब वहाँ वो तुरंत शीघ्र में उपस्थित हो जाते, मतलब उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधम यानी कि सब हर प्रकार से सहायाप्च अकरोत, और उनकी हर प्रकार से सहायता कर। तो चलिए इसकी व्याख्या आप लोग इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि महामना मालवीय जी विद्वान वक्ता धर्मात्मा नेता थे और चतुर पत्रकार भी थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण लोक सेवा ही था। जहाँ भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था। इस प्रकार से आप यहाँ पर इतना लिखकर पूरा पा सकते हैं 7 नंबर, बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का ही आता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें दूसरा आपके सामने दिया गया है हंसराज ये करके, है ना, तो इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक देखिए, यहाँ पर है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद। ये आपके सामने 2 दिए गए हैं। जैसे कि दूसरा वाला हम करते हैं, काफ़ी इजी है, मैंने कई बार इसको कराया है, ठीक है ना। कराए परोक्षी कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रिवादिनम वर्जते त्रादसम मित्रम विषम कुंभम। तो इसकी देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो देखिए इसमें आपको यहाँ पर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 8, और इसमें भी आप लोग खा नंबर में संकेत जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 हैं अथवा में, है ना, तो संकेत अच्छे से लिखना है। फिर आप लोग इसको जैसे कर रहे हैं संकेत दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसका संदर्भ। संदर्भ में देखिए लिखना है प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक से अवतरित है या लिया गया, इतना आपका मिलेगा 2 नंबर। बात करें इसकी हिंदी अनुवाद की, हिंदी अनुवाद आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बताने कोई मतलब नहीं है, आपको समझा दूंगा आसानी से आप कर लेंगे। यहाँ पर करा परोक्ष कार्य हंतारम, पीठ पीछे जो कार्य बिगाड़ने वाले होते हैं, प्रत्यक्ष प्रिवादिनम हमारे सामने मीठा मीठा बोलते हैं, वर्जते तादृशम मित्रम विषकुंभम, ऐसे मित्रों को हमें ऐसे त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से विषकुंभम पयोमुखम, विष से भरे हुए घड़े के मुंह पर अगर आप ढक कर दूध लगा दें तो ऐसा लगेगा कि उसमें दूध भरा है लेकिन अंदर होता है विष। तो ऐसे मित्रों को हमें हमेशा त्याग देना चाहिए जो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करें, हमारे काम बिगाड़ने की सोचे और हमारे सामने मीठा मीठा बोलें। तो इसकी व्याख्या आप यही कर देंगे कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो और सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग पर दूध हो और अंदर जहर भरा हो। तो ऐसे मित्रों को रूपी शत्रु को अपनाना हमारे विनाश का कारण बन जाता है। इसका मिलेगा 7 नंबर पर बच्चों। चलिए इसके बाद आपका मुहावरे देखिए, यहाँ पर जैसे 2 नंबर का मुहावरा आएगा तो इसमें कोई एक करना है, किसी एक को। इन पेपर को पढ़ के आप वर्डों को जरूर ध्यान दीजिएगा। तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल को में काला होना, ऐसे करके। इसके बाद यहाँ पर और दिया गया है, ठीक है ना, नमक मिर्च लगाना। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आपका एक अपठित गद्यांश आएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया 2 आपके पास गद्यांश है जिसको देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से। यहाँ पर 3 क्वेश्चन रहेंगे इसके और इसी गद्यांश में आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, ये आसान होता है। तो 5 नंबर इसका मिलेगा, 1 2 2 यानी कि पूरा 5। अथवा करके एक और दिया गया, इसमें देख सकते हैं अथवा भी है, तो आप चाहे तो ऊपर वाला कर सकते हैं, आप चाहे तो नीचे वाले को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको कर लीजिएगा। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं ऐसे करके। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए।
ठीक है ना। जैसे वसन और व्यसन, वसन का अर्थ होता है वस्त्र और व्यसन होता है आदत, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन अंबुज अम्बुज, तो इसका हो जाएगा आपका कमल बादल, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर आपके सामने। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना, देखिए लिख देना आपका यहाँ पर सी नंबर कमल और बादल आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। जैसे कि अंबर हो गया, अंबर के अगर आपको दो अर्थ लिखने तो क्या लिखेंगे, अंबर मतलब होता है आकाश और अंबर मतलब होता है वस्त्र, तो इसके दो अर्थ हो गए ना, आकाश और वस्त्र। इसी प्रकार से पट हो गया आपका, यहाँ पर विधि हो गया, नाग हो गया, ऐसे करके कोई एक यहाँ पर प्रश्न को जरूर पढ़िएगा शुरू में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। 2 नंबर इसका आपका फिक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका करा कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे कि जो सामने जो आंखों के सामने हो उसे बोलेंगे प्रत्यक्ष, तो बी नंबर सही है। इसके बाद यहाँ पर है अगला कि जानने की इच्छा रखने वाला तो बोलते हैं जिज्ञासु, तो यहाँ पर सी नंबर सही है। ऐसे ही करके यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर का ये क्वेश्चन। तो तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, अब बताइए वाक्य अच्छा लग रहा है नहीं ना। तो तुम तो कुर्सी पर बैठे हो या आप तो कुर्सी पर बैठे हो, इस प्रकार से बना के आप लोग लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके यहाँ पर कितने वाक्य हैं, पूरे के पूरे 4, तो इनमें से कोई 2 करने हैं। इसीलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़ना अच्छे से, पहले वहाँ पर कह क्या रहा है कितने क्वेश्चन करने हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। इतना जरूर कर दीजिएगा आप लोग। और मैं आपसे इतना अगर कह रहा हूँ तो अगर करके आएंगे तो भैया पेपर 95+ आपका जाएगा। अब बात करें काव्य सुंदर में, देखिए आपके जितने दिए गए सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वीरस और हास्य रस दोनों को पढ़ा दिया हूँ, 2 नंबर इसका, और उदाहरण के साथ परिभाषा दोनों देना, तभी 1-1 नंबर, ये 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पर श्रेष्ठ और उत्प्रेक्षा अलंकार आया है, दोहा और सोरठा आया है, ठीक है, इनको कर लीजिएगा। और बैंक में खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र कैसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक आ गया शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। देखिए इसको आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपसे कहता हूं, फिर से कह रहा हूं कि अगर आप आवेदन पत्र लिखना है किसी भी टॉपिक पर लिखें। जैसे मैं आपको एक बताऊं, लिपिक पद के लिए आपका आ सकता है, लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए, तो अगर आप इसको लिखना चाहते हो देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, जो प्रारूप बता रहा हूँ ये प्रारूप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा में प्रबंधक महोदय जी और किसी कॉलेज का नाम लिख देंगे, जैसे सरस्वती विद्या मंदिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय आपको जरूर डालना है जिस विषय में आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं। लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ऐसे करके डाल देंगे। फिर इसके बाद महोदय इसी के नीचे जस्ट, ठीक है ना, फिर कॉमा लिखेंगे मुझे ज्ञात हुआ है, ये आप पूरा अपना विवरण देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर आप सारा का सारा विवरण देने के बाद दिनांक इधर धन्यवाद, और इधर आप प्रार्थी या भवदी करके जो भी डाल सकते हैं जिसके बारे में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग आवेदन पत्र को बना सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है निबंध लेखन, कह रहा है किसी एक विषय पर, ठीक है ना। यहाँ पर आपके सामने 5 टॉपिक रहेंगे जिसमें से किसी एक पर करना है आपको। 2 + 7 मानी कि 9 नंबर का। इसमें 2 नंबर आपको रूपरेखा लिखने का मिलता है, कितनी हेडिंग आप लिख रहे हैं, और 7 नंबर निबंध का अच्छा एक्सप्लेन करने का। जैसे देश में बेरोजगारी, दोनों इसे भी बता चुका हूँ, आतंकवाद की समस्या इसे भी मैंने बता दिया है, वृक्षारोपण का महत्व मैंने नहीं बताया। इसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी और राजनीति हो गया। अगला हेडिंग हो गया देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो ये इतनी हेडिंग अगर आप तैयार कर लेते तो बोर्ड एग्जाम में आप पूरा यहाँ पर हिंदी में 95+ आराम से स्कोर कर लेंगे, और इतना आपको करना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और अपनी तैयारी आप बेहतरीन तरीके से एकदम मस्त तरीके से करिए। मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा, लगातार आपके लिए वीडियो आती रहेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।